नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग हायर जुडिशरी की, एडीजी के एग्जाम की। चाहे वो एग्जाम छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो राजस्थान का, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, एडीजी के एग्जाम आ रहे हैं। मेन में हर जगह क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ इंडिया की किसी भी लॉ जुडिशरी में जाओ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसका मेन एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे पास, जहाँ से प्री तो बनता ही है, पर मेन कैसे बनता है ये देखते हैं आज, और कुछ नई फाइंडिंग्स भी समझते हैं कि आखिर 368 का फिर क्या है। क्योंकि कई बार 368 आप सब पढ़ते हैं आर्टिकल, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें क्या आई, किस में क्या का, उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं 368 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो पहले एक वर्ड आता था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर, बट पहले पावर नहीं थी। क्या नहीं थी? सिर्फ प्रोसीजर वर्ड यूज़ किया गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 24th अमेंडमेंट आपका हुआ था 1971 में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट किया। क्योंकि लड़ाई क्या हुई थी हमारे पास, सबसे पहले कौन आया, शंकरी प्रसाद जी का केस है। शंकरी प्रसाद से यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में, ठीक है। शंकरी प्रसाद जी के केस में क्या कहा था, तो शंकरी प्रसाद जी के केस में कहा था कि आप कर लीजिए शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इनके केस में कहा था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं पर प्रोहिबिटेड है ही नहीं। आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कीजिए, कहीं पर रोका हुआ भी नहीं है, ठीक है। इसी को फॉलो किया किसने, इसी को फॉलो किया सज्जन सिंह के केस में। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1965। मेरे को क्यों याद है, क्योंकि सबसे पहले शंकर भगवान आते हैं, फिर सज्जन इंसान जाके उनकी पूजा करते हैं, इसलिए याद हो जाता है। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि पार्लियामेंट को राइट है अमेंडमेंट करने का, वो फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है। और स्टेट ऑफ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर भी बैन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल में राइट्स पे अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ हम चलते हैं गोलकनाथ। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, आप ऐसे कैसे फंडामेंटल राइट में कर लोगे, आपको नहीं करने चाहिए ऐसे अमेंडमेंट, ऐसे करते राइट्स है हमारे, आप पार्लियामेंट कौन होती है हमारे राइट में इंटरफेयर करने के लिए। तो गोलकनाथ जी के केस में क्या कहा कि आप जो है हमारे फंडामेंटल राइट में जो है क्या कहते हैं अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने मना ही कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन दो मैटर में कहा कि फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने इन दो जजमेंट को उलट दिया गोलकनाथ, उसने मना कर दिया कि पार्लियामेंट जी आप फंडामेंटल राइट में कोई तरह का जो है आप क्या कहते हैं अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। जो बने हुए हैं, जो हमारे संविधान निर्माता उन्होंने बिल्कुल सही बनाया, और आप इसमें कोई भी तरह की चेंजेस नहीं करेंगे। ये तो बैन कर दिया। फिर तो फ्लेक्सिबल, देखो जब तक फ्लेक्सिबल नहीं हो गया हमारे कानून तो बैन हो जाएंगे। अब क्या करें। तो इस गोलकनाथ जी के केस की वजह से फिर इसको गोलकनाथ जी के केस को बदलने के लिए हमारे पास क्या आया, एक और अमेंडमेंट आया, 24th अमेंडमेंट आया था, और वो है 1971 का, जो कि मैं आपको भी यहाँ बता रही थी। क्योंकि 24th ये वाला जो अमेंडमेंट था ना, इसका नाम चेंज किया। क्योंकि उस केस में क्या कहा, गोलकनाथ जी के केस में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया आप जब जाके देखो आपका आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर बताया गया अमेंडमेंट का, ये नहीं बताया गया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो गोलकनाथ ने मना कर दिया। गोलकनाथ के केस में जब मना हुआ तो फिर 24th अमेंडमेंट 1971 आया, और आते ही सबसे पहले क्या क्या, ये जो 368 का टाइटल इसको सब्सटीट्यूट किया, क्या कर दिया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। नाउ इस अमेंडमेंट से क्या क्या उन्होंने संविधान को संशोधन की शक्ति दी। इस शक्ति से क्या हुआ, वो अमेंडमेंट करने लगे। अब क्या हुआ, जब ये शक्ति इनको दी गई थी इस अमेंडमेंट से, तो इस अमेंडमेंट की शक्ति को उन्होंने फिर क्या कर दिया, बहुत वाइड कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया कि ये अनलिमिटेड है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या हुआ, तो इस मतलब फिर बोला कि तो गड़बड़ हो जाएगा ये वाला अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया दो तरीके से। किसने क्या, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, 1973। इन्होंने कहा कि चलो ये अमेंडमेंट बिल्कुल सही है 24 वाला, कि भाई कि पहले जो अमेंडमेंट की पार नहीं थी, पार देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, तो उसकी तो रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जो यहाँ पे आप कह रहे हो कि भैया इसकी पार अनलिमिटेड है, इसकी पार अनकंट्रोल है, ये कहना गलत है। आप अमेंडमेंट कीजिए, बट आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट 3 के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। क्या नहीं कर सकते,
आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। तो इन्होंने इसको सपोर्ट करते हुए कहा कि आप जहां करना है अमेंडमेंट कीजिए, बट आप बेसिक आधारभूत ढांचे को ना बदले। ये आ गया आपके पास आधारभूत ढांचा। अब सवाल ये आता है कि व्हाट डू मीन बेसिक स्ट्रक्चर, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आती है। तो आप लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके पास सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान हमारा सर्वोच्च है, तो ये सर्वोच्चता जो हमारे संविधान की वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। फिर क्या आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी क्या हमारी, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तीसरा क्या आता है हमारे पास, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा क्या आता है हमारे पास, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म आती है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास सेपरेशन ऑफ पार्ट्स आती है। आप सबके अपनी अपनी पार्ट्स है, जुडिशरी क्या क्या काम करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगी, लेजिस्लेचर क्या काम करेगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, आप अमेंडमेंट कीजिए पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की छेड़खानी मत कीजिए। जो जिसके पास काम है उसको वही काम करने दीजिए और संविधान को सर्वोपरि कीजिए, ना कि संसद को सर्वोपरि, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अगर सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट दे दिया तो फिर यहाँ तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप रखिए, ये अमेंडमेंट इज वैलिड बट इसमें रहेगा। चलिए, तो आप 4 केस सबको पता है कि 4 केस क्या थे। तो अब पहला केस क्या था, शंकरी प्रसाद ने कहा आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, सज्जन सिंह जी ने कहा कि अमेंडमेंट की बैन है ही नहीं, इसलिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। तो गोलकनाथ ने उन दोनों को बदला और कहा नहीं ऐसा नहीं। अब यहाँ एक सवाल पूछती हूँ कि जो गोलकनाथ का केस है, क्योंकि यहाँ से प्री का सवाल आता है ना जुडिशरी के अंदर, कि गोलकनाथ के केसेस में कितने जज बैठे थे, तो लिखो 11 जज बैठे थे। कितने जज बैठे थे हमारे, 11 जज बैठे थे। और जस्टिस कौन थे इसके, सुब्बा राव, जस्टिस सुब्बा राव, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। और हमारे केशवानंद भारती जी के अंदर 13 जज बैठे थे, और इनके जस्टिस कौन थे, जस्टिस सीकरी। ऐसा तो देखो 13 लोग बैठते हैं, लेकिन मेन एक ही नाम लिखते हैं, 13 का नाम ऐसा नहीं लिखा जाता, तो जस्टिस सीकरी जी के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, हमारे लिख लिया, आगे चलो। अब यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट कहता है हमारा कि अमेंडमेंट का जनरल प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर। आर्टिकल 4 के अंदर आप अमेंडमेंट करो। हमारे पास 3 ऐसे आर्टिकल है जहाँ पे आप जनरल प्रोसीजर से अमेंडमेंट कर सकते हैं, 4 के अंदर, 169 के अंदर, और तीसरा आता है हमारे पास 239A के अंदर। ये 3 ऐसे आर्टिकल है जहाँ पे पार्लियामेंट का काम है वो जनरल प्रोसीजर से अपना अमेंडमेंट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2 आता है हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहा कि पार्लियामेंट बिल पास करके अपने जो भी वहाँ पे प्रेजेंस जो मेंबर्स हैं अपने पार्लियामेंट के, और जो टोटल मिला के जो मेंबर्स हैं उनके क्या कर सकते हैं, बहुमत, 2/3 बहुमत के आधार पर कर सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगी स्पेशल मेजोरिटी। किसकी स्पेशल मेजोरिटी, अपने मेंबर्स की स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर कर सकते हैं। अब आप जाएंगे क्लोज 2 का प्रोवाइडेड, देखिए उसको मैं 2A बोलती हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड। और क्लोज 2 के प्रोवाइडेड में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे देखो आर्टिकल 54 दिखेगा, 57 दिखेगा आपको, आर्टिकल 54 है, 57 है, 55 है, सॉरी आर्टिकल 54, दोनों यही लिख दिया, 54, 55, 73, 162, 241। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है पार्ट 5 चैप्टर 4, पार्ट 6 चैप्टर 5। ये क्या है हमारे, ये हमारे आ जाते जुडिशरी, ठीक है। फिर आता है पार्ट नंबर 11, पार्ट आपका 11 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हमारे पास 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल क्या है हमारी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, पार्ट 11 वाली है 7th शेड्यूल जो पार्ट 11। इन्होंने कहा इंडियन मैटर में जब भी आपको अमेंडमेंट करना है आपके पास स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का आपका समर्थन होना चाहिए, क्योंकि जी कितने स्टेट है हमारे पास, इतने स्टेट है, मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास आज के दिन मान लीजिए 28 स्टेट है, तो 14 स्टेट की सहमति होनी चाहिए तभी जाके होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोज 1 में का जनरल कीजिए, क्लोज 2 कहते हैं स्पेशल, और उसका प्रोवाइडेड कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है आपको आधे राज्य की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, ले लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्लोज नंबर 3 के पास, ठीक है। क्लोज 3 क्या कहता है हमें, क्लोज 3 कहता है कि क्लोज 3 कहता है कि ये जो भी अमेंडमेंट है इनका आर्टिकल 13 में काउंट नहीं करेंगे। ये बात आर्टिकल 13 भी कहता, ये तो सिंपल बात कहता है। तो आइए हमारे पास क्लोज 3 कहता है ये जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होगा। और सेम यही बात हमारे आर्टिकल 13 के क्लोज 4 में भी लिखी है कि जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे उसका 13 से कोई लेना देना नहीं है, और जो 13 कहता है वही आपका ये कहता है। ये तो ठीक है। अब देखो एक और गड़बड़ हुई। अब आया हमारे पास क्लोज 4 और क्लोज 5।
ये किसकी वजह से आया? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 1976। अब देखो क्यों आया 42nd अमेंडमेंट, यही देखो इनकी, इन्होंने क्या किया, जब गोलकनाथ जी ने बैन लगाया गोलकनाथ जी के केस में कि भैया आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, मना कर दिया। मना करने के बाद क्या आया, 24th अमेंडमेंट आया 1971, और उसमें इन्होंने पार दे दी कि भैया आप कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रिक्चर नहीं बदलना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट लेके आई 42nd अमेंडमेंट 1976, और उसने कहा कि हम जो भी अमेंडमेंट करेंगे उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या कहा, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं होंगे, हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये तो फिर तानाशाही हो गई। तो क्लोज नंबर 4 और 5 कहता है कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे कि भाई ठीक है, आपने कहा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे चेंज, ठीक है, बट आप हम पे क्वेश्चन नहीं करोगे, यानी हमारे अगेंस्ट आप कोर्ट पे जाके कोई तरह का चैलेंज है, हम जो भी अमेंडमेंट करेंगे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो फिर पूरी सरकार ले लेगी, जितनी रेवेन्यू देखो बिहार में तो सब ले चुकी है, लेकिन पंजाब हरियाणा में लैंड रिफॉर्म करने वाली थी तो बच गए ना, वो सब सड़कों पर आ गए, नहीं तो वो भी सब सरकार के पास चला जाता। तो इन्होंने कहा कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा और ना ही कोई ऑब्जेक्शन हमारे सामने किया जाएगा। तो बोला ऐसे किए तो फिर बात तो वही हो गई, फिर तो वापस पहले वाले चले गए, जो मर्जी हो जो चाहो तुम कर सकते हो, फिर तो तानाशाही आ गई। फिर क्या हुआ, इस अमेंडमेंट को कैंसिल करने के लिए केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, और इसने कहा कि ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म हो जाएगी। जब जब आप लॉ बनाएंगे, जब जब आप अमेंडमेंट करेंगे, अगर वो गलत हुआ तो आपके ऊपर कोर्ट में क्वेश्चन रेज किया जा सकेगा, और इसकी वजह से फिर इन दोनों ही क्लोज को क्या कर दिया, वापस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। आप देखिएगा आपके बैरक के अंदर भी मिनर्वा मिल्स का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फिर हमारे पास इसी बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमारे पास आ गया श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, उस पर भी बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात होते तो हम आगे बढ़े कि भैया चेंज नहीं कर सकते, इतने माए वामन राव जी आ गए। अगला केस लिखो वामन राव जी ने कहा नहीं, आज भी देखो वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि इतना होने के बाद भी अभी भी हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं, इनके अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे, आइए, आर्टिकल 39, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल, इसमें क्या किया इन्होंने, क्योंकि वो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको पंजाब हरियाणा वाला कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो सभी बना रहे हैं और सब चीज़ अपने कंट्रोल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे 9th शेड्यूल में ये लिखा था, क्या लिखा था 9th शेड्यूल के अंदर कि ना आप हमारे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, कोई भी कानून बनाए, पार्लियामेंट ने कहा। तो फिर वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे पास वापस आ गई। कब आ गई, केशवानंद भारती जी के केस के बाद, यानी केशवानंद भारती जी का जो केस आया वो 24 अप्रैल 1973 को आया, ठीक है। तो वामन राव जी ने जब ऑब्जेक्शन किया कि 31B और 9th शेड्यूल में जो भी लॉज बन रहे हैं उनका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं हमसे। वैसे भी आर्टिकल 44th अमेंडमेंट से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी तो वैसे भी ले लिया उन्होंने, प्रॉपर्टी राइट तो बचा ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट अब ऐसा नहीं है, 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल और आर्टिकल 32B के अंदर जो लॉ बन गए वो बन गए, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट इस डेट के बाद अब जो भी कानून बनेंगे, इस डेट के बाद अब जो भी कानून बनेंगे उन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा, और ये हमारे फंडामेंटल राइट को इंकंसिस्ट करता है, टेक अवे करता, अब्रिज करता है, तो हम उन कानूनों को क्या कर देंगे, वही डिक्लेयर कर देंगे। तो इसको क्या करना, जब भी एग्जाम में आता है तो पहले आपको सबसे पहले क्या करेंगे, 368 लिखेंगे आप एग्जाम में, ये लीजिए 368 लिख दिया। देन आपको इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला जनरल, फिर स्पेशल और फिर स्पेशल प्लस आधे राज्य, ठीक है। फिर आपने लिख दिया क्लोज नंबर 3, क्लोज नंबर 4, क्लोज नंबर 5 को लिख दिया। 5 लिखने के बाद जितने भी केसेस है उन सारी केस हिस्ट्री को 1 by 1, और हाँ किसमें क्या हेल्ड हुआ ये एग्जाम में लिखना होता है, 2-2, 3-3 लाइन में लिखना होता है। ये जब आप पूरा करते हैं तो अभी छत्तीसगढ़ एडीजे का एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे। ये राजस्थान एडीजे के मेन में भी आएगा, ये जम्मू कश्मीर के मेन में भी आएगा, ये एमपी के मेन में भी आता है, और जनरली ये लोअर जुडिशरी के मेन में भी आता है। तो प्रेजेंटेशन भी है, केस याद करने का एक ही तरीका है, लिख के करो, और कोई ऑप्शन है, बट समझ के करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे मेन की टेस्टेज चलती हैं, बट मेन की टेस्टेज हमारे पूरे साल नहीं चलाते, पहले पूरे साल चलती थी, अब इतना समय नहीं मिलता, तो जैसे किसी स्टेट का प्री खत्म हो जाता है तो बैक टू बैक हम लोग मेन की टेस्ट चला देते हैं, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको मिलती है। इसके साथ ही साथ फाउंडेशन बैच चलता है हमारे प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की क्लासेस, जो हमारा 8 से 9 महीने का कोर्स होता है। यूपी बिहार है तो 11 महीने का कोर्स है, जिसका सब्जेक्ट ज़्यादा हो तो कोर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो ये प्री प्लस मेन में साथ साथ ही चलता है, ऐसा नहीं पहले प्री करेंगे, प्री क्लियर होगा तो मैं ना,
हम ये कहते हैं कि मेन की तैयारी कर लो, प्री भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। इसलिए हमारा फाउंडेशन बेस्ड देखा जाए तो मेन ओरिएंटेड ही होता है, बट हम पूरा ही बैरक पढ़ाते हैं जहाँ प्री के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, मेन के भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास की कोई जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।